नमस्कार साथियों, श्रव्य एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रिवीजन क्लास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है शुरू करते हैं। जैव विविधता में जो है हमारा टॉपिक चल रहा है, विभिन्न प्रोजेक्ट जो है वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में जो चल रहे हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो जो भी वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में जो है जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हम उसके जो वर्तमान जो कॉन्टेस्ट है, मतलब कि वो प्रजाति आयुसीएन की किस कैटेगरी में है, साइट्स की किस कैटेगरी में है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है ना। तो उसको जो है भी हम करंट से रिलेट करके उसको अपडेट करके यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसे डिस्कस कर चुके थे। अगला प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है इसे हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है कब होती है? 1992 में होती है। 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है। आप जानते हैं हाथी एक विशालकाय जानवर है। इसके संरक्षण के लिए जो हमें बृहद स्तर पर संसाधन चाहिए होते हैं, है ना। तो उसके संदर्भ में जो है 1992 तक आते आते जो है हाथियों की जो संख्या थी भारत के स्तर पे वो जो है बहुत ही कम हो गई थी। हाथी जो है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुके थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है भारत सरकार ने 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की। ठीक है, तो उस शुरुआत के क्रम में जो है भारत में एलिफेंट रिजर्व जो है बनाए जाना शुरू किए गए। ठीक है, तो भारत में कुल जो घोषित हाथी रिजर्व हैं वो लगभग लगभग 33 जो है एलिफेंट रिजर्व घोषित किए गए हैं। ठीक है, और ये लगभग जो है भारत के 14 राज्यों में जो है विस्तृत हैं। यहाँ पर जो भी आपको डेटा मिलेगा वो बिल्कुल ही अपडेटेड मिलेगा, आपको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इसको नोट्स के तौर पे जो है आप रिवीजन कर सकते हैं, आप उसको जो है नोट डाउन करते जाइएगा। भारत का पहला हाथी रिजर्व जो था वो सिंहभूम हाथी रिजर्व था, और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये झारखंड में 2001 में जो है बनाया गया था। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा था और विकल्प उसमें निम्नवत रहे, तो उसमें आपका जो है सिंहभूम हाथी रिजर्व जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, और जो 33वां हाथी रिजर्व अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित तराई हाथी रिजर्व जो है 2022 में, और 2022 में ही अगस्त मलाई हाथी रिजर्व भी घोषित किया गया। यानी कि 2022 में दो हाथी रिजर्व बनते हैं, एक तराई हाथी रिजर्व और दूसरा अगस्त मलाई हाथी रिजर्व। ठीक है, तो ओवरऑल जो है भारत में कितने हाथी रिजर्व हैं? वो लगभग लगभग 33 हैं। 33 आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्तर पे जो है आप कौन सा जान सकते हैं? तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक हाथी रिजर्व वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपका पहला है असम और दूसरा है तमिलनाडु। यहाँ लगभग लगभग 5-5 हाथी रिजर्व प्राप्त होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 33 हाथी रिजर्व में से 5-5 हाथी रिजर्व कहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं? पहले असम में, फिर तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ बहुत सारे जो है यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उसी क्रम में जो है यहाँ पर हाथी रिजर्व जो है बनाए गए हैं। ठीक है, और एक और तथ्य है कि वर्ष 2010 में ही हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो घोषित किया गया। कब? वर्ष 2010 में। ठीक है, अब आगे जो है इससे संबंधित और जो तथ्य हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। हाथी गलियारा। हाथी गलियारा क्या होता है? जैसे हम जब प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ रहे थे तो वहां पर भी जो है हम लोग जो है प्रोजेक्ट गलियारा के बारे में जाने थे, है ना। तो उसी क्रम में जो है हाथी गलियारा भी होते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। यह जो हाथी गलियारा होता है यह भूभाग का संकरा पथ होता है जो हाथियों को एक बृहद पर्यावास से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन हेतु सहायक होता है। यानी कि आप जानते हैं हाथी के जीवन यापन के लिए, हाथी के विचरण के लिए जो है कोई जो है निश्चित भूभाग नहीं
संभव है ना, क्योंकि वो विचरण करता रहता है, घूमते हैं परिवार के साथ अपने, टहलते रहते हैं और उसी क्रम में जो है वो वनस्पतियों को भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं। तो उनको जो है एक वृहद स्तर पर जो है एक क्षेत्र चाहिए होता है विचरण करने के लिए, उनके निकेत के लिए, उनके हैबिटेट के लिए। तो उसी क्रम में जो है उनके आवागमन के लिए जो है कुछ सकरे पथ होते हैं, कुछ निश्चित पथ होते हैं, जिन्हें जो है हाथी गलियारे के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, भारत में कुल 150 हाथी गलियारे जो है सत्यापित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। कितने? 150 हाथी गलियारे जो है भारत में जो है अभी अस्तित्व में हैं। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 26 हाथी गलियारे हैं, पश्चिम बंगाल में। वहीं उड़ीसा में जो है 14 और झारखंड में 11 हाथी गलियारे पाए जाते हैं। अब हाथी गलियारों का क्या महत्व है? आप जानते हैं, जैसे किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व से दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व में जाना, एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में विचरण करना, इनके लिए तो कोई प्रतिबंध है नहीं। मानव के लिए प्रतिबंध है कि वो नेशनल पार्क में नहीं जा सकता और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में नहीं जा सकता, लेकिन जानवर है ये तो विचरण करेंगे ही। तो इनको जो है, जो भी एक दूसरे से संलग्न नेशनल पार्क हैं, हाथी गलियारे हैं, तो उनको जोड़ने के क्रम में जो है, जैसे बाघ कॉरिडोर बना था ना, ठीक उसी तरह, उसी तर्ज पे हाथी कॉरिडोर भी, हाथी गलियारा भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं? 150 हैं। और कितने सबसे सर्वाधिक किस राज्य में हैं? वो पश्चिम बंगाल में हैं। ठीक है, वहीं दक्षिण भारत में जो है ओवरऑल राज्यों के स्तर पर लगभग 32 हाथी गलियारे प्राप्त होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, उत्तर पूर्व का जो भारत है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, वहां पर 150 में से 48 गलियारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सब आंकड़े जो है, जो मैक्सिमम आंकड़े हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर उनकी चर्चा की हुई है। आप देख सकते हैं कि ये एक हाथी है जो किस तरह से किसी वन भूमि, जंगल भूमि में विचरण कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं आयुसीएन की कैटेगरी में जो है हाथी का क्या स्थान आता है। हम बार बार चर्चा करते हैं आयुसीएन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की चर्चा करते हैं बार बार। अब वास्तव में ये जो लिस्ट रहती है, इंडेंजर्ड है ना, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, एक्सटिंक्ट, तो इस लिस्ट को जो है हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर उसके पश्चात जो है इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो है हमें ढेर सारी प्रजातियों के बारे में जानना है और आयुसीएन की लिस्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण है उसको जानना है, तो वो हम समझ लेंगे थोड़ा आयुसीएन की लिस्ट को, तो जो है आगे समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं आयुसीएन की वास्तव में लिस्ट का क्या मतलब होता है। ये है आयुसीएन की जो है रेड लिस्ट, जो है जो कैटेगरी वाइज जो है प्रजातियों को इन्हीं के माध्यम से रखा जाता है। तो इसे समझ लेंगे। इसे समझना इसलिए आवश्यक है कि अगर मैं कहता हूं कि प्रोजेक्ट टाइगर फला लिस्ट में है ना, टाइगर जो है सपोज कीजिए वो वल्नरेबल में है या जो है आपका इंडेंजर्ड है, तो क्या आपके दिमाग में कोई छवि बननी चाहिए ना, इसका मतलब क्या हुआ? वल्नरेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटिंक्ट है इसका मतलब क्या हुआ? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये आपको एक आइडिया मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे बार बार मैं कहूँ कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में है या लिस्ट कंसर्न में है, तो आपको जो है एक विचार आना चाहिए, एक छवि बननी चाहिए कि हाँ उसके बारे में ये तथ्य होगा, तो इसीलिए सर बोल रहे हैं कि वो इस कैटेगरी में शामिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आयुसीएन की जो एक लिस्ट है, एक कैटेगरी आयुसीएन ने बना दी है कि जो विश्व स्तर पर जितनी भी, चाहे वो वृक्षों की, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं इसी लिस्ट में जो है वेरी करती हैं, इसी लिस्ट में स्थान रखती हैं, इस लिस्ट में अपना महत्व रखती हैं, और इसी के अंतर्गत जो है उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले, कोई भी प्रजाति अगर लीस्ट कंसर्न है, उसका प्रतीकात्मक जो है अर्थ है मतलब एलसी, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या होता है उसे हम जान लेते हैं। लीस्ट कंसर्न का मतलब है पॉपुलेशन इज स्टेबल इनफ दैट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। यानी कि पॉपुलेशन जो है, किसी प्रजाति की जनसंख्या जो है वो स्थिर है, लेकिन भविष्य में जो है वो जो है संकटग्रस्त हो सकती है ना, वो जो है संकट का सामना कर सकती है। यानी कि जैसे जैसे जो है आप जो है इधर जो
जितना जो है, जैसे लीस्ट है, फिर नियर थ्रेटेंड है, फिर वल्नरेबल है, फिर इंडेंजर्ड है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, फिर एक्सटिंक्ट है। तो जितना इधर से इधर जाएंगे, यानी कि लीस्ट कंसर्न से आप EX यानी एक्सटिंक्ट तक जाएंगे, तो उतना ही वो प्रजाति जो है संकटग्रस्त होगी, उतना ही ज्यादा उस पर खतरा होगा। संकटग्रस्तता का जो लेवल है या उसकी विलुप्ति का विलुप्त का होने का जो एक रेशियो है, एक परसेंटेज है, वो जो है आपका इधर लीस्ट कंसर्न से इस तरफ जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि कोई भी प्रजाति अगर हम कहते हैं कि वो लीस्ट कंसर्न है, तो इसका मतलब है कि उस पर अभी भविष्य में जो है खतरा हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में जो है उसकी जनसंख्या स्थिर है, उस पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। ठीक, और इसके आगे भी होता है डेटा, डीडी करके आती है, डेटा डिफिशियंट होता है, मतलब उसके बारे में पर्याप्त जो है, इसके आगे भी डीडी होता है, उसके बारे में डेटा पर्याप्त नहीं, तो उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं ज्यादातर कि वो जो है प्रचुर मात्रा में पर्यावरण में जैव विविधता उसकी प्राप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन नियर थ्रेटेंड जो है इसको हम ध्यान में रखते हैं। नियर थ्रेटेंड का क्या मतलब है? एंटी इसको इसका प्रतीक होता है। क्लोज टू इक्वली फाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो नियर थ्रेटेंड है वो भी संकटापन्न है, यानी कि संकटापन्न है, यानी कि संकट जो है इसके आसन्न है, इसके निकट है, लेकिन अभी संकट आया नहीं है। संकट आने वाला है लेकिन अभी संकट आया नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है? आपका नियर थ्रेटेंड है। लेकिन फिर वहीं पे आपका आ जाता है वल्नरेबल, सुभेद्य, इसको कहते हैं सुभेद्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन दी वाइल्ड, यानी कि ये जो वल्नरेबल हैं ये एक तरह से खतरे के प्रति सुभेद्य हैं, वल्नरेबल हैं। यानी कहा नहीं जाता कि समाज में जो है कुछ जो सुभेद्य वर्ग हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको मतलब आसानी से उनके ऊपर खतरा आ सकता है किसी भी रूप में, तो वही एग्जाम्पल है कि ये कोई भी जो प्रजाति है अगर वो वल्नरेबल है, सुभेद्य है, तो वो जो है कहीं ना कहीं खतरा उसके आसपास ही है, लेकिन वो जो है अभी पूरी तरह से एकदम खतरे में नहीं है, बस उसके एकदम दरवाजे पर ही खड़ी है ना। थोड़ा स्थिति उसकी ठीक है, लेकिन कब उस पर खतरा आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो सुभेद्य स्थिति में है। ठीक, फिर आपका आता है इंडेंजर्ड, यानी कि यहां पर खतरा जो है संकटग्रस्त, इसको संकटग्रस्त कहेंगे। ठीक है, और ये संकट के निकट है, ये संकटापन्न है, संकट यहां पे है, और ये लगभग लगभग संकट के आसपास ही घूम रही है, और ये संकटग्रस्त हो चुकी है, यानी कि कोई इंडेंजर्ड प्रजाति है तो वो संकटग्रस्त हो चुकी है, तो वो कौन सा प्रतीक होता है? इंडेंजर्ड। ठीक है, अब सबसे खतरनाक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि अति संकटग्रस्त। जो भी विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है भारत में, वो जो है क्रिटिकल या विश्व स्तर पर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कही जाती हैं, यानी कि ये अति संकटग्रस्त है। जो इंडेंजर्ड था वो तो संकटग्रस्त था, यानी कि उसकी कुछ पॉपुलेशन प्राप्त होती थी, लेकिन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो अति संकटग्रस्त है, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद आता है आपका एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, यानी कि ये जो है known only to survive in captive या कैप्टिवाइजेशन व वेल आउटसाइड इन द नेचर, यानी कि ये जो है ये कहीं ना कहीं वन भूमि में, जंगल में जो है लगभग लगभग विलुप्ति की कगार पे पहुंच चुके हैं, और इनको कैप्टिव तरीके से, यानी कि मानवीय संरक्षण के तौर पे जो है, जो मैन मेड सिस्टम है उसके तौर पे उनको संरक्षित किया गया है, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ में जो है जंगल में या बृहद स्तर पर ये लगभग लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कैप्टिव तरीके से जो है, कैप्टिव तरीके से इनको प्राप्त किया जा रहा है। वहीं जो एक्सटिंक्ट आ जाते हैं ये कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं।
तो हमने यहां पर देख लिया कि जो बार बार हमें चर्चा में आता रहता है कि आईयूसीएन की कैटेगरी में फला में शामिल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, सीआर में है, या ईएन में है, या वीयू में है, वल्नरेबल में है। तो अब जो है आपका एक संशय क्लियर हो गया होगा कि जो है कोई भी प्रजाति, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर कोई भी प्रजाति जो है आईयूसीएन की किसी कैटेगरी में शामिल है तो उसका क्या मतलब होता है वो हम यहां पर समझ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं जो हाथी किस कैटेगरी में है उसे देख लेते हैं। अब यहां पर जो हमारा आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसमें जो एशियाई हाथी है वो हमारा संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है संकटग्रस्त हो चुका है, वल्नरेबल से एक खतरा आगे पहुंच चुका है ना। तो एशियाई हाथी आपका संकटग्रस्त है, और जो अफ्रीकी सवाना हाथी होते हैं, सवाना घास भूमि जो होती है, वो भी हाथी एशियाई हाथी की भांति वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, संकटग्रस्त है। लेकिन अफ्रीकी वन हाथी जो है, जो वन भूमि में प्राप्त होता है, वो आपका अति संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। और विश्व हाथी दिवस जो है वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहां पर अगर प्रश्न पूछता है, चाहे वो कथन कारण के माध्यम से, चाहे विकल्पों के माध्यम से, कि एशियाई हाथी आईयूसीएन की किस कैटेगरी में शामिल है, तो वो आपका क्लियर हो गया कि वो इंडेंजर्ड है। लेकिन वहीं अफ्रीकी हाथी जो वन भूमि में प्राप्त होता है, वन में प्राप्त होता है, फॉरेस्ट में प्राप्त होता है, वो क्या है आपका, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो अब ये शब्द जो आएगा इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और हाथी दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका अगस्त का महीना ही चल रहा है, तो 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाएगा। ठीक, और कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हाथी के बारे में। ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हाथियों की संख्या वर्तमान में लगभग 22,446 के आसपास है। अब आप देखिए कि 22,446 हाथी हैं भारत के स्तर पर, फिर भी वो आईयूसीएन की कैटेगरी में संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, सर्वाधिक हाथियों वाला जो राज्य है, ये प्रश्न पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कौन सा है, वो आपका कर्नाटक है। वहां पर लगभग 6,000 के आसपास हाथी प्राप्त होते हैं। और भारत में पश्चिमी घाट क्षेत्र में देश के 50% से अधिक हाथी जो है निवास करते हैं। तो ये जो है हमने पूरा देख लिया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, 1992 में, उसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें थी, प्रोजेक्ट कॉरिडोर कितने थे, उसके बाद हमने देख लिया आईयूसीएन की कैटेगरी में वो क्या शामिल है। ठीक है, तो फिर जो है भारत में जो है हाथियों की संख्या कितनी है और किस राज्य में सर्वाधिक हाथी रहते हैं, ये सब हमने यहाँ पे तथ्य इसको जानने का प्रयास किए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो लिस्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, दक्षिणी अरुणाचल, तो जो भी 33 हाथी रिजर्व हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, और इसका नोट्स जो है आपको जो है टेलीग्राम में चला जाएगा, वहां पर आप इसको डाउनलोड करके आप जो इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे हल्की सी चर्चा कर देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आपका कामेंग एवं दक्षिणी अरुणाचल जो है वो जो है हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। वहीं मेघालय में गारो पहाड़ी, कर्नाटक में मैसूर एवं दंडेली, और केरल में वायनाड, नीलांबूर एवं अन्नामुदी तथा पेरियार जो है क्षेत्र आपका हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। और नागालैंड में इटांकी एवं सिंगफैन जो है हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और तमिलनाडु में आपका नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी देखते हैं बार बार चर्चा में आता है, टाइगर रिजर्व के संदर्भ में भी आया था, तो कितना महत्वपूर्ण है ना। फिर कोयम्बटूर जो है आपका तमिलनाडु में हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित है। आंध्र प्रदेश में आपका रॉयल, और उत्तराखंड में शिवालिक रेंज जो है आपकी, और उत्तर प्रदेश में आपका जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पे जो है हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। फिर वहीं उड़ीसा में जो है मयूरभंज, वैतरणी, महानदी एवं संबलपुर क्षेत्र जो है हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और पश्चिम बंगाल में मयूर झरना, पूर्वी दुआर जो है क्षेत्र आपका हाथी रिजर्व के रूप में घोषित है। और झारखंड जानते हैं, झारखंड में, सिंहभूम क्षेत्र में भारत का पहला हाथी रिजर्व जो कहां पे था, अभी हमने तथ्य देखा कि वो कहां पे था, सिंहभूमि क्षेत्र में था। और छत्तीसगढ़ में जो है बादलखोल,
तमोल पिंगला लेमरू जो है आपका छत्तीसगढ़ में जो है हाथी रिजर्व के रूप में घोषित है। लेकिन वहीं असम जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने पढ़ा था असम एवं तमिलनाडु में जो है 5-5 हाथी रिजर्व थे। तो उसी दृष्टि से असम में जो है सोनितपुर, देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क भी है, चिरांग रिपू, काजीरंगा एक सींग वाले गंडे के लिए मशहूर है लेकिन यहाँ पे हाथी भी प्राप्त होते हैं, और कार्बी एंगलोंग एवं धनश्री और लुंगडिंग ये जो है आपके हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाथियों के संरक्षण एवं निगरानी हेतु किए जा रहे जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय प्रयासों में देखते हैं। भारत में दुनिया की लगभग 60% एशियाई हाथियों की आबादी रहती है। कितना? 60% जो है विश्व की हाथियों की आबादी जो है भारत में रहती है। 60% का मतलब समझ रहे हैं कि भारत जो है अगर हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी रखता है, ग्रहण करता है, धारण करता है, तो उसी क्रम में जो है भारत को संरक्षण के प्रयास भी उतनी ही गहनता से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी प्रोजेक्ट एलिफेंट की परियोजना है ये जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, हाथी रिजर्व एवं गलियारों के माध्यम से जो है हम जो है अभी पिछली स्लाइड में देखें कि किस प्रकार से हम हाथी रिजर्व एवं गलियारों के माध्यम से संरक्षण को जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास को जो है गति दे रहे हैं। ठीक है, और WPA एक्ट में जो है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 है, उसमें जो है जो हाथी है उसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया। इसका मतलब ये है कि अनुसूची 1 में कोई अगर वाइल्ड लाइफ शामिल होता है उसका सीधा सा मतलब होता है कि वो वाइल्ड लाइफ काफी जो है संकटग्रस्त है या संकट की अवस्था में पहुंचने वाला है। ठीक है, इसीलिए जो है उसे अनुसूची 1 में शामिल किया जाता है। जो भी प्रजातियां जो है इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं उन्हें अनुसूची 1 में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही अगर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाथी को जो है संरक्षण के क्रम में जो है काफी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अगर उसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया तो वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, और एक सुरक्षित पोर्टल जो है लॉन्च किया गया इनकी रियल टाइम निगरानी के लिए। कि रियल टाइम निगरानी से तात्पर्य होता है कि वर्तमान में वो जो है उस रियल टाइम पे यानी कि उस समय जो है हाथी कहाँ पे विचरण कर रहे हैं, उनका माइग्रेशन कहाँ पे हो रहा है, उनका प्रवास कहाँ पे हो रहा है, किस स्थिति में वो हैं, वो सब निगरानी जो है रियल टाइम जो है निगरानी सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से की जाती है। प्रोजेक्ट रिहैब जो है इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पे आता है। ये क्या चीज है देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ये एक योजना है खादी एवं ग्रामोद्योग की। ये इस क्रम में है कि जो भी मानव अधिवास का या मानव बस्तियों का जो जगह होगी हाथी गलियारे या हाथी रिजर्व के बगल में, तो वहां पे क्या किया जाएगा कि वहां पर जो है मधुमक्खियों का सहारा लिया जाएगा कि गांव के चारों तरफ जो है मधुमक्खियों के छत्ते की कृत्रिम रूप से फेंसिंग कर दी जाएगी। अगर वहां पे हाथियों का अटैक होता है तो मधुमक्खियां जो है हाथियों पे अटैक करेंगी और हाथी वहां से चलता बनेंगे। ठीक है, जिससे जो है मानव अधिवास का, मानव बस्ती की जो है वहां पे रक्षा संभव होगी। ये जो है टेक्निक किसकी है? ये हमारे खादी एवं ग्रामोद्योग की जो है ये परियोजना है। एक तरह से मानव और हाथी के मध्य जो संघर्ष हो सकता है, मानव वन्यजीव संघर्ष जो होता है, उसकी एक जो है उपाय के क्रम में जो है ये परियोजना प्रोजेक्ट रिहैब जो है लॉन्च किया गया था। और AI के माध्यम से व रेलवे चेतावनी प्रणाली के माध्यम से जो है इनकी रियल टाइम निगरानी की जाएगी। आप देखते होंगे कभी कभी न्यूज़पेपर में या किसी विजुअल्स में, है ना, किसी क्लिप में, आप शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे कि ऐसे ही मतलब ट्रेन की पटरी पे जो है
बड़ी संख्या में जो है 20-25 की संख्या में जो है हाथी या तो वहां बैठे होते हैं या तो रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे होते हैं, और अचानक से जो है जो लोको पायलट होता है वो इमरजेंसी ब्रेक लगाता है या फिर जो है वहां पे जो है कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया है, रेलवे ने जो है रियल टाइम निगरानी के लिए जो है चेतावनी प्रणाली एवं एआई की मदद ले रहा है कि किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं से या इस प्रकार के प्रसंगों से बचा जा सके। ठीक है, और इसी क्रम में जन जागरूकता हेतु एक गज यात्रा नामक जो है एक कार्यक्रम शुरू होता है, जो लोगों में जो है जागरूकता फैलाता है कि किस प्रकार से जो है हाथी जो है हमारे वन्य जीवन के लिए या हमारे जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उनको जो है संरक्षण की आवश्यकता है। और इसी क्रम में पर्यावरण मंत्रालय एवं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक पहल है हाथी मेरे साथी अभियान, है ना। तो ये जो जितने भी बिंदु हैं ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से, है ना, काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका यूपीएससी दे रहे हो या यूपीपीसीएस दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्जाम से या एक दिवसीय परीक्षा कोई भी आप दे रहे हो, तो ये सब बिंदु जो है काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर जो है किसी ना किसी रूप में आपको ये तथ्य जो है सहायक होंगे प्रश्न पत्र को हल करने के संबंध में। ठीक है, तो ये हमने राष्ट्रीय प्रयास के तौर पे हमने देख लिया कि हाथी कितने हमारे महत्वपूर्ण है। जो है 60% आबादी जो एशियाई हाथियों की भारत में प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो है WPA 1972 में जो है ये किस अनुसूची में, ये देख लिया। सुरक्षित पोर्टल क्या है, प्रोजेक्ट रिहैब क्या है ना, गज यात्रा क्या है, हाथी मेरे साथी अभियान क्या है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया राष्ट्रीय प्रयासों में। ठीक, बचता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इंटरनेशनल एफर्ट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका साइट्स। बार बार इसकी चर्चा की जाती है कि साइट्स की जो है अपेंडिक्स में कौन सा स्थान पे कौन सा जीव है ना। तो साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इसमें जो ये शब्द आ गया इंडेंजर्ड, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं, अगर उनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनके किसी अंग का, प्रत्यंग का, है ना, किसी भी भाग का, तो उसको जो है कौन सी उसकी विनियामक संस्था है आपकी साइट्स। साइट्स जो है उसको रेगुलेट करती है, उसको नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है जो नियम कानून से परे है तो उसको प्रतिबंधित भी करती है। कौन, साइट्स। ठीक है, और साइट्स में जो है हाथी अपेंडिक्स 1 में, परसिस्टी 1 में शामिल है। ठीक है, कोई भी अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो वो WPA एक्ट में जो है आपका अनुसूची 1 में रहेगा, साइट्स में 1 में रहेगा, या IUCN की कैटेगरी में अगर उस तरीके की वहां पे अवस्थान पे है तो इस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है अपेंडिक्स 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज संभवतः रखी जाती हैं। और 2003 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में जो है एक योजना लॉन्च होती है, माइक, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कभी अगर माइक शब्द आ जाए तो वो आपको भूलना नहीं चाहिए। माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। आप जानते हैं हाथी का जो दांत होते हैं वो जो है इमारती वस्तुओं को बनाने में, है ना, या लोग क्या कहते हैं कि विलासिता की वस्तु के लिए जो है हाथी दांत का प्रयोग करते हैं। तो उसके क्रम में क्या होता है, हाथियों की इलीगल किलिंग बहुत ज्यादा होती है वैश्विक स्तर। जैसे चीन वगैरह जो ऐसे देश हैं जो बाघ के खाल के लिए, हाथी के दांत के लिए काफी कुछ जाने जाते हैं, वहां पे इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो उस पर जो है साइट्स किसी ना किसी रूप में नियंत्रित करता है। और उसी क्रम में जो है 2003 में जो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में एक योजना लॉन्च की जाती है, माइक, जो इस प्रकार की गतिविधियों को जो है नियंत्रित करती है। ठीक है, और 1989 में ही साइट्स ने, इस संस्थान ने, नियामक संस्थान ने हाथी दांत को जो है व्यावसायिक व्यापारिक जो प्रतिबंध है पूर्णतः लागू कर देता है। यानी कि हाथी दांत पर कोई भी व्यापारिक गतिविधि विश्व स्तर पर संपन्न नहीं होगी। अगर हम उसके व्यापार को ही ठप्प कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, तो हो सकता है संभवतः जो हाथियों को शिकार किया जाता है, हाथियों का शिकार किया जाता है, उनका हनन किया जाता है, वो जो है कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो सके, न्यूनतम हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है
हाथियों के संरक्षण के क्रम में जो भी राष्ट्रीय प्रयास हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, उसे समझने का प्रयास किया। माइक के अंतर्गत जो है भारत के कुछ स्थल शामिल हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। भारत में प्रमुख माइक स्थल कौन कौन से हैं, यानी कि जो इलीगल ट्रेडिंग है ना, इलीगल किलिंग है हाथियों की, हाथियों को मार के जो है जो जो हाथियों की इलीगल किलिंग है उसको जो नियंत्रित करता है माइक, उसके क्रम में जो भारत के हाथी रिजर्व या भारत के जो प्रमुख स्थल हैं उसे हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कभी प्रश्न का लेवल बढ़ाते हुए पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक स्थल में शामिल है ना, तो उसे जान लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। चिरांग रीपू जो है ये असम में है। असम में आप हमने अभी चर्चा की कि असम में जो है 5 हाथी रिजर्व प्राप्त होते हैं 33 में से, ठीक है। तो असम जो इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और असम में भी जो चिरांग रीपू है ये माइक स्थल है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और असम में देहिंग पटकाई भी जो है माइक स्थलों में शामिल है। अगला है आपका पूर्वी दुआर जो पश्चिम बंगाल में है, ये भी माइक स्थल में शामिल है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित देमाली, ठीक है, ये भी एक माइक स्थल है और बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो भी स्थल हैं यहाँ पर जो है हाथियों की जो इलीगल किलिंग की जाती है वो प्रतिबंधित है, वो जो है गैर कानूनी है, उस पे जो है साइट्स द्वारा नियंत्रण वहां पर किया जा रहा है। फिर गारो पहाड़ी जो है मेघालय में अवस्थित है। फिर मयूरभंज उड़ीसा में, मैसूर कर्नाटक में आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा हाथी प्राप्त होते हैं। फिर नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड, फिर वायनाड केरल। तो ये जो है हमने जो जाना कि ये सब जो है ये माइक के अंतर्गत शामिल भारत के महत्वपूर्ण जो है हाथी रिजर्व या हाथी गलियारे के रूप में स्थल जो है प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो हाथियों का संरक्षण है वो विभिन्न स्तरों पे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे संपन्न किया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आती है एक अलग प्रजाति आपकी गंगा डॉल्फिन। इसके संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हम यहाँ डॉल्फिन की जितनी भी प्रजातियां प्राप्त होती हैं विश्व स्तर पर उसे जानने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। केवल हम गंगा डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन को किसने घोषित किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है। गंगा नदी प्रणाली भारत, नेपाल, बांग्लादेश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदियों और उनकी सहायक नदियों में गंगा डॉल्फिन प्राप्त होती है। यानी कि जो गंगा नदी की जो जितनी भी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी का जो पूरा जल क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है ना, वहां संपूर्णता में जो है गंगा डॉल्फिन प्राप्त होती है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटेनिस्टा गंजेटिका है। यानी कि अगर किसी भी प्रजाति के आखिरी में गंजेटिका जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उस प्रजाति का संबंध गंगा नदी से है, गंगा नदी तंत्र से है, ठीक है। इसे भारत में सोंस या सुसु भी कहते हैं। किसे? डॉल्फिन को, गंगा नदी डॉल्फिन को, ठीक है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमने देखा गंगा नदी के डॉल्फिन जो पाई जाती है उसके बारे में है, ठीक है। एक सामान्य सा परिचय यहां पर हमने देख लिया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सिंधु जो नदी है पाकिस्तान और भारत में जो प्रवाहित होती है, वहां पर जो है देखते हैं उसकी डॉल्फिन के बारे में क्या क्या जो है मुख्य बिंदु उभर के आते हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी ब्यास जो है, जो पंजाब राज्य में बहती है, वहां पर जो डॉल्फिन प्राप्त होती है वो सिंधु नदी डॉल्फिन कहलाती है। कुछ मामलों में, कुछ तथ्यों में वो जो है
आपके गंगा नदी डॉल्फिन से भिन्न होती है। कैसे, अभी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। यह दृष्टिहीन होती है। कौन सी? सिंधु नदी। और उसी क्रम में जो गंगा नदी डॉल्फिन है, ये भी आंशिक रूप से या पूर्णतः दृष्टिहीन होती है। अब आप ये सोचेंगे, अगर ये दृष्टिहीन है तो ये अपने भोजन के लिए शिकार कैसे करती है, कैसे विचरण करती है, कैसे घूमती है? तो इसके क्रम में क्या होता है, शिकार के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करती है। यानी कि ये ऐसी प्रजाति, ऐसा एक जीव है पृथ्वी पर पाए जाने वाला, जो देख नहीं सकता, लेकिन वो जो है अपनी अंगों से कुछ ऐसी तरंगे उत्पन्न करता है। वो तरंगे जाती हैं, सामने किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, फिर परावर्तित होकर इसको आती हैं, वो सूचनाओं को जो है उस तरह से इंटरप्रिटेट करती है, फिर अपना शिकार करती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो है प्रकृति ने इस जीव को बनाया हुआ है। ठीक, ये देखिए उसका चित्र है डॉल्फिन का। ठीक है, अब देखते हैं डॉल्फिन के बारे में जो है कि विश्व स्तर पे और कहां कहां पे डॉल्फिन पाई जाती है, और उसके संदर्भ में जो है क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं संरक्षण के क्रम में, और आयुसीएन की कैटेगरी में कहां पर जो है डॉल्फिन अवस्थित होती है, शामिल होती है, या वहां क्या स्थान है उसका। अब हमने देख लिया अभी तक जो है गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में, और जो है सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, अगला है आपका अमेजन नदी बेसिन में जो है, यहां पर भी जो है डॉल्फिन प्राप्त होती है। और एक चीज और, ये जो डॉल्फिन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब जो है ताजे जल की हैं, फ्रेश वाटर, यानी कि ये सैलाइन वाटर नहीं है, लवड़ी वाटर नहीं है। ठीक है, वहां जो लवड़ी वाटर में है वो दूसरी डॉल्फिन होती हैं जो महासागरों, खुले महासागरों में प्राप्त होती हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं की जा रही है। तो जो अमेजन नदी बेसिन में डॉल्फिन प्राप्त होती है, वो आपकी मुख्यतः ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में प्राप्त होती है। ठीक है, अमेजन नदी तथा इसकी सहायक नदी ओरिनिको में अमेजन रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे बोटो कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा नोट्स के तौर पे। बोटो जो है, बोटो कहाँ की, किस डॉल्फिन को कहते हैं? अमेजन नदी की जो डॉल्फिन है उसे बोटो कहते हैं। इसे गुलाबी डॉल्फिन भी कहा जाता है। किसे? अमेजन नदी में जो डॉल्फिन प्राप्त होती है उसे गुलाबी डॉल्फिन भी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में टुकुसी जो है नामक छोटी डॉल्फिन भी प्राप्त होती है। तो ये अभी हमने यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में जो है यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने गंगा डॉल्फिन, उसके पश्चात सिंधु नदी डॉल्फिन, अभी जो है अमेजन नदी डॉल्फिन जो ताजे जल में प्राप्त होती है, तीनों डॉल्फिन, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा जो है इन तीनों नदियों में प्राप्त जो डॉल्फिन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी, सामान्य तथ्य हो चुका है। ठीक है, अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चीन की यांगटी नदी जो है, वहां पे जो है बैजी नामक जो है डॉल्फिन प्राप्त होती थी, जो 2006 में कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित हो चुकी है। यानी कि वहां पर जो है बृहद स्तर पर शिकार किया गया, उनके पर्यावास नष्ट हो गए, उनके हैबिटेट निकेत नष्ट हो गए, और नदियां या दूसरे जो जल निकाय थे वो इस तरह से प्रदूषित हो गए कि वहां पे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और वहां पे कौन सी डॉल्फिन प्राप्त होती थी? बैजी। और अमेजन में कौन सी डॉल्फिन प्राप्त होती है? बोटो। ठीक है, और एक और डॉल्फिन है, नदी डॉल्फिन, वो है आपकी इरावदी नदी डॉल्फिन, जो पूर्णतः मीठे पानी की डॉल्फिन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि अभी तक हमने जो देखा था वो पूर्णतः मीठे पानी की डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर की है। लेकिन जो इरावदी नदी डॉल्फिन है, ये जो है फ्रेश वाटर की डॉल्फिन नहीं है। ये हमारे चिल्का लेक तक आ जाती है, कभी कभी यहां पर प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी होते हुए। ठीक है, अब डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, उसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हैं, उसे सबसे पहले देखते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, कि हम जो है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, ये हमारा जो जलीय जीव है, राष्ट्रीय जीव है,
जलीय जीव, उसकी संरक्षा के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, तो उसकी घोषणा जो है 15 अगस्त को 2020 को की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में ये शामिल होती है। यानी कि अगर अनुसूची 1 में शामिल हो रही है WPA एक्ट में, तो ये कहीं ना कहीं या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी या फिर इंडेंजर्ड होगी, संकटग्रस्त होगी। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जीव घोषित और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दो तथ्य यहां पर उभर के आते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारा कौन सा है, वो है गंगा नदी डॉल्फिन। और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस का राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हमारा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो तथ्य हैं ये वन लाइनर तौर पे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक अभ्यारण्य है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये आपका बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। ठीक, तो ये जो इतने तथ्य हैं हमारे डॉल्फिन के संदर्भ में, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयास में क्या क्या है। IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि अगर ये हमारे WPA एक्ट की जो है अनुसूची 1 में शामिल हो या साइट्स की अपेंडिक्स में 1 में शामिल हो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं या तो इंडेंजर्ड होगा या तो फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त प्रजातियों को ही रखा जाता है। और जो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसकी परिशिष्टि में जो है ये 1 में शामिल होती है। ठीक, कौन, जो हमारी डॉल्फिन है गंगा नदी डॉल्फिन, वो जो है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर देख लिया कि वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर जो डॉल्फिन प्राप्त होती हैं उनकी जो है क्या दशा एवं दिशा है। ठीक, यहाँ पर हमने उसको समझने का तथ्यों के माध्यम से प्रयास किया कि जैसे कि जो अमेजन डॉल्फिन है उसको क्या कहा जाता है, उपनाम बोटो है उसका, है ना। और ये जो है जो आपकी चीन की यांगत्सी नदी में जो प्राप्त होती थी बैजी नामक डॉल्फिन, ये विलुप्त हो चुकी है। फिर हमने इरावदी नदी डॉल्फिन को देखा, वो जो है पूर्णतः जो है मीठे पानी की डॉल्फिन नहीं है। फिर इनके राष्ट्रीय प्रयासों के संरक्षण के प्रयासों में देखा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। फिर हमने देखा 2009 में जो है राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाता है गंगा नदी डॉल्फिन को। फिर 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। सी टर्टल प्रोजेक्ट क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारत में समुद्री कछुओं, विशेष रूप से संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा हेतु जो है ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया जाता है। यानी कि हमारी इकोसिस्टम के लिए, हमारी जैव विविधता के लिए जो भी प्रजातियां जीव जंतुओं की महत्वपूर्ण हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए हम जो है विभिन्न प्रोजेक्ट जो है चला रहे हैं। उसमें से जो हमारा प्रोजेक्ट कछुआ है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसमें कछुओं की एक प्रजाति पाई जाती है ऑलिव रिडले कछुआ, वो जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह परियोजना 1999 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहायता से जो है पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, कब शुरू की गई है, 1999 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो देहरादून में अवस्थित है, वो जो है सी टर्टल प्रोजेक्ट का जो है कार्यान्वयन एजेंसी है। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो कौन सी है आपकी, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ओलिव रिडले कछुए के संबंध में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है। फिर जो मुख्य क्षेत्र हैं इन कछुओं के वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओडिशा के जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे गहिरमाथा, रूसी कुल्या, देवी नदी मुहाना, यहां पर जो है बृहद स्तर पर जो है
जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनकी नेस्टिंग होती है, वो अपने घोंसले बनाते हैं अंडे देने के लिए, ठीक है। और लाखों की संख्या में जो है ओलिव रिडले कछुए जो है सामूहिक घोंसला बनाने यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? जो गहिरमाथा आपका वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो इनकी घोंसले और जो इनके अंडे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है ओलिव रिडले कछुए जो है अपने घोंसले बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इतने बृहद स्तर पर जो है ये क्षेत्र कितना जो है बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, कि यहाँ पर जो है कैसे कोई, मतलब ये जो आपको अधिकारी लोग दिख रहे हैं है ना यूनिफॉर्म में, ये जो है संभवतः हो सकता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से संबंधित लोग होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आम जनमानस की जो है आवागमन को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है जब ये नेस्टिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? गहिरमाथा और ऋषिकुल्या और देवी नदी मुहाने पर ये जो है ओलिव रिडले कछुए जो है लाखों की संख्या में आते हैं, ठीक है। और जो इनके रक्षा के क्रम में जो है जो घोंसले हैं और जो इनके अंडे जो होते हैं उनको जो है कोई और प्रजाति है ना नुकसान ना पहुंचाए या किसी और मानवीय गतिविधि से जो है उनको नष्ट ना होने पाए, उसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो है काफी सहायता करता है, ठीक। और यहीं पे जो है एक तकनीक इन्होंने विकसित की है प्रोजेक्ट के माध्यम से, वो है टर्टल एक्सक्लूसिव डिवाइस। जैसे अब वहां पे सागरी एरिया है तो वहां पे मछुआरे जो है मत्स्यन के लिए, मछली जो है उत्पादन के लिए जाएंगे ही, तो वो जो जाल फेंकते हैं तो उसमें बड़ी संख्या में जो है ये कछुए जो है फंस जाते हैं, तो जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसी क्रम में मछुआरों के जाल में जो है एक तकनीकी फिट की जाती है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, यानी कि इसके माध्यम से जो जाल में कछुए फंसते हैं तो वो जो है निकल जाते हैं, यानी कि एक्सक्लूडर यानी कि वो जाल में फंस नहीं पाते हैं, उससे निकल जाते हैं और उनका जीवन बच जाता है और उनकी सुरक्षा हो जाती है, और जो मछुआरे होते हैं वो अपना मत्स्यन भी संपन्न कर लेते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट मैपिंग भी जो है इन कछुओं को प्रदान की जाती है। जैसे कोई कछुआ अगर चल रहा है, विचरण कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके ऊपर जो है ट्रांसमीटर लगा दिए जाते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है, जो इन कछुओं का माइग्रेशन पथ है, प्रवास पथ है, वो जो है जानने में उसको सहायता मिलती है कि कछुए चलते हैं तो सामूहिक रूप से चलते हैं, तो जिससे एक अनुमान लग जाता है कि ये वास्तव में जो गहिरमाथा तट, क्या छोटा सा तट तो होगा नहीं, बड़े स्तर पे होगा, तो किस स्तर पे वो कहाँ किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, तो उसके लिए सहायता के लिए क्या करना पड़ता है, सैटेलाइट मैपिंग की जाती है, ठीक है। और ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो हमारे सी टर्टल प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि जो समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से जो है कार्य करता है। और जन जागरूकता भी फैलाई जाती है कि आप जो है उस तट पे जो है, यानी कि गहिरमाथा का जो तट है वहां पर जो है ओलिव रिडले कछुए बड़ी संख्या में आ चुके हैं, वहां पे उनके जीवन की रक्षा के लिए आप लोग जो है वहां पर तटों पर आवागमन कम कीजिए, ठीक है, ताकि इनकी जो संख्या है वो बनी रहे, ठीक। और ये हमारे पारितंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होते ही हैं, ठीक। अब अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टर्टल महत्वपूर्ण है, उसी क्रम में जो हमारा जो प्रोजेक्ट वल्चर है कंजर्वेशन की दृष्टि से वो भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। 1990 के दशक में गिद्धों की आबादी 90% तक कम हो गई, भयावह रूप से जो है इनकी संख्या में गिरावट होती है भारत में, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। जब 1990 के दशक में गिद्धों की आबादी में भयावह दृष्टि से जो गिरावट होती है, उनकी संख्या जो है बहुत ही कम हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं, तो हमारी एक अग्रणी संस्थान है पर्यावरण की रक्षा के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वो कौन सी है, BNHS,
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये संस्थान जो है भारत सरकार से या उस समय की विभिन्न राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन करके, समन्वयन करके जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत करती है, अन्वेषण करती है, शोध करती है कि क्यों आखिर जो है इनकी जो संख्या है, इनकी आबादी में अचानक से इतनी गिरावट क्यों आई, उससे जानने का प्रयास करती है। तो उसी प्रयास में हम ये पाते हैं कि जो पशुओं की दर्द निवारक दवा होती है डाइक्लोफेनेक, उसकी वजह से जो है गिद्धों की जो है किडनियां फेल हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है गिद्ध जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि आप जानते हैं जो भी हमारे पशु हैं, है ना, जो हमारे लाइव स्टॉक हैं, वो जो है हमारे धन है, पशुधन ही है। तो उनको अगर बुखार हो गया या उनको कोई दर्द है या उनको कुछ समस्या है तो हम उनको भी डॉक्टर को दिखाते ही हैं। डॉक्टर आता है तो पशु चिकित्सक आता है तो उनको दवा देता है। तो उसी दवा में एक दवा होती है दर्द निवारक, वो है आपकी डाइक्लोफेनेक। और ये जो दवा होती है ये पशु के शरीर में जाती है। अब आप पढ़े ही हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन, उसके माध्यम से वो शरीर के ऊतकों में या हर जगह पे एकत्रित हो जाती है। और जब मृत पशु का भोजन जो है अपमार्जक के रूप में, सफाईकर्ता के रूप में जब गिद्ध करते थे तो वो क्या होता था, वो दवा का कुछ अंश जो है गिद्धों में चला जाता था, जिससे उनके शरीर में पहुंचते ही वो जो है उनकी किडनियों को, उनके दूसरे अंगों को दुष्प्रभावित करने लगता था, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और ये घटना अचानक से जो है बड़े स्तर पे 1990 के दशक में होती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि लगभग लगभग 99% जो है जनसंख्या इनकी खत्म हो जाती है। और उसी चिंता के निवारण के लिए है BNHS जो है हमारी अग्रणी संस्थान बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आगे आती है और सरकारों के साथ मिलके जो है शोध कार्य शुरू करती है कि आखिर ये हुआ क्यों। ठीक। और गिद्ध जो है हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं वो हम जानते हैं। आप जानते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा किया, गिद्ध जो है मृतक जानवरों के भक्षक होते हैं, अपमार्जक होते हैं, है ना, और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। आप जानते हैं जो भी मृत पदार्थ हैं, मृत जीव हैं, उनको जो है ये भोजन के माध्यम से ग्रहण करके पर्यावरण को जो है स्वच्छता प्रदान करते हैं, ताकि वो जो है जानवर को कोई दूसरा जंतु, है ना, जैसे कुत्ते हैं, वो ना खा लें, फिर उनके कुत्तों के अंतर्गत जो है रेबीज का विकास होगा, फिर एंथ्रॉक्स का विकास होगा, फिर मानव बस्ती में आएंगे, वहां जो है प्रदूषण फैलाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे। तो ओवरऑल जो है जो गिद्ध है वो हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण है उसे हम जान लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है गिद्धों के संरक्षण का जो है प्रयास जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। अब देखते हैं कि संरक्षण के प्रयास में जो है क्या क्या चीजें की गई, उसे जानने का प्रयास करते हैं। हरियाणा के पिंजौर में सर्वप्रथम हरियाणा के पिंजौर में भारत का पहला गिद्ध देखभाल केंद्र स्थापित किया गया। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि गिद्ध संरक्षण के क्रम में जो है, गिद्धों के जो है संरक्षण के क्रम में पहला प्रयास कहां पे शुरू किया गया, तो वो आपका हरियाणा के पिंजौर में जो है प्रयास किया गया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा क्षेत्र में डाइक्लोफेनेक को जो है पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। जब BNHS द्वारा जो है जब वहां पे शोध कार्य किए जाते हैं, जानकारी इकट्ठा की जाती है कि इसके पीछे क्या कारण है कि इनकी इतनी बड़ी संख्या में आबादी नष्ट हो गई, तो वही निकल के आता है डाइक्लोफेनेक। और डाइक्लोफेनेक को जो है पशु चिकित्सा में जो उपयोग हो रही थी उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जो प्रथम गिद्ध संरक्षण कार्य योजना थी आपकी, वो 2006 में लागू की जाती है। ठीक। पिंजौर केंद्र को दुनिया के सबसे बड़े जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यानी कि जैसे ओलिव रिडले कछुओं का आपने देखा भीतरकर्णिका, है ना, वो तट महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से अगर गिद्धों के संरक्षण के क्रम में अगर चर्चा आती है तो वो सबसे पहला जो संस्थान आपका आएगा उभर के प्रजनन केंद्र के संदर्भ में या संरक्षण के क्रम में, वो आपका पिंजौर केंद्र आएगा। ठीक। हालांकि और भी क्षेत्रों की विकास संस्थाएं खोली गई, जैसे भोपाल में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, जूनागढ़ में वल्चर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर जो है, वल्चर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर, यानी कि गिद्ध
के संरक्षण के लिए और उनके प्रजनन केंद्र के रूप में और भी संस्थान कहाँ कहाँ, भोपाल में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में और जूनागढ़ में खोले गए, ताकि संपूर्ण भारत के स्तर पे, संपूर्ण भारत के वैश्विक पटल पे जो है, जो गिद्धों की आबादी कम हुई है उसे जो है सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी जो आबादी कम हुई है उसको रिस्टोर किया जा सके, पुनर्स्थापन किया जा सके। कैसे? उनको जो है कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से, उसके साथ साथ जो है उनको प्रजनन जो है उनका मानवीय मैन मेड सिस्टम के तौर पे उनको वृद्धि किया जा सके। ठीक है। अब गिद्ध संरक्षण कार्य योजना जो है 2020 से 2025 तक जो है अभी चल रही थी। ठीक है। और सेव कार्यक्रम एक लॉन्च किया गया इनके संरक्षण के क्रम में, तथ्यात्मक रूप से वो भी काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी जान लेते हैं। कभी अगर एग्जाम में आ गया कि सेव कार्यक्रम जो है किस प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है, तो वो आप जो है हल कर सकें कि गिद्ध संरक्षण के प्रयासों में जो है सेव कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सेव से तात्पर्य क्या है? सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी कि एशिया के जो गिद्ध हैं उनकी विलुप्ति को जो है बचाने के लिए जो है कार्यक्रम कौन सा है आपका? सेव है। ठीक है। भारत में गिद्ध की 9 प्रजातियां प्राप्त होती हैं। ओवरऑल कितनी प्रजातियां प्राप्त होती हैं भारत में? गिद्ध की 9 प्रजातियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से 4 जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। 4 जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो आप अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा आईयूसीएन की कैटेगरी है ना, वहां पे जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, उससे भी आगे पहुंच चुके हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है इनकी आबादी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। और भारत में गिद्धों की लगभग 70% आबादी केवल 2 राज्यों में प्राप्त होती है। ओवरऑल जो है भारत के स्तर पर अगर उनकी आबादी 100% है तो केवल 2 राज्यों में 70% आबादी प्राप्त हो रही है। वो कहां कहां पे? पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। मध्य प्रदेश में तो समझ में आता है कि वहां पर जो है वन भूमि, वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में भी ये जो है बृहद स्तर पर प्राप्त होते हैं। ठीक। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में लगभग इनकी कितनी आबादी थी? 12,981 के लगभग इनकी जनसंख्या थी, इनकी आबादी थी। ठीक है, संख्या थी। तो हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास किए कि गिद्ध आईयूसीएन की किस कैटेगरी में है। लगभग जो 4 महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। और सर्वाधिक राज्य कहाँ, सर्वाधिक गिद्ध की आबादी किन किन राज्यों में प्राप्त हो रही है? तो आपका मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है, जहां पर 70% आबादी प्राप्त हो रही है। और मध्य प्रदेश में जो है हाल फिलहाल में कितने प्राप्त हुए? 12,981 प्राप्त हुए। तो ये हमने जो है ओवरऑल गिद्ध के संरक्षण के क्रम में यहाँ पर विभिन्न तथ्यों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास किए। अब ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक जो है गिद्ध की प्रजाति यहाँ पर बैठी हुई है। अब तो हमें लगता है कि हम लोग इतने बड़े हो गए, बहुत मुश्किल से ही हो सकता है कि किसी ने गिद्ध को देखा होगा, है ना। यहाँ पर तो उत्तर भारत में तो कभी दिखते ही नहीं है। ठीक है। तो ये गिद्ध जो है एक यहाँ पर बैठा हुआ है, काफी ऊंचाई पे उड़ते हैं। अगला है हमारा हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना क्या है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। ये भी अगर परियोजना चलाई गई है तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे ये। यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण जो है कश्मीर के दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त होता है, जिसे हंगुल भी कहते हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत जो है क्या क्या और मुख्य बिंदु शामिल होते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। यह जो है हंगुल जो है ये कश्मीर का राजकीय पशु है। तो अगर कोई पशु किसी राज्य का राजकीय पशु घोषित किया जाता है तो समझ सकते हैं कि वो जो है उस राज्य के लिए, उस स्थानिक भूमि के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और इसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं उपनाम से, कि अगर हंगुल या कश्मीरी स्टैग या जो है रेंडियर प्रजाति का हिरण कुछ भी अगर आता है प्रश्न पत्र में तो आप जो है वहां पर कंफ्यूज ना होइएगा। और इसका जो ज्यादातर प्रश्न यही पूछता है कि
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य स्थानिक प्रजाति कौन सी है, उसके क्रम में विभिन्न प्रजातियों का नाम देते जाता है, तो उसमें जो हंगुल होता है या कश्मीरी स्टैग होता है, ये नाम अगर आता है तो वहां पर आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आयुसीएन की लिस्ट में जो है अभी इनका स्थान देखेंगे ही, और आयुसीएन एवं वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा जो है 1970 में जो है इस परियोजना की शुरुआत की गई। किस परियोजना की? हंगुल परियोजना की। तो हंगुल परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आयुसीएन के द्वारा और WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा। कब? 1970 में की गई है। वर्तमान में इनकी संख्या जो है लगभग 323 के आसपास है। और अगर इनकी संख्या जो है 323 के आसपास है भारत के स्तर पर, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में शामिल होंगे आयुसीएन की? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि अति संकटग्रस्त स्थिति में ये शामिल होते हैं। और एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि अगर कोई प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो वो कहीं ना कहीं लगभग 90% चांस रहेगा कि वो प्रजाति जो है आपकी WPA लिस्ट में, जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें जो है वो प्रजाति परसिस्टी 1 में शामिल होगी, अनुसूची 1 में शामिल होगी। और साइट्स की जो अपेंडिक्स होती है, उसको अपेंडिक्स कहते हैं, उसमें जो है अपेंडिक्स 1 में शामिल होगी, ठीक है। तो ये चीज एक कॉमन सेंस की बात रहेगी आपके लिए कि अगर आप कंफ्यूज होंगे, आपको याद नहीं होगा कि फला प्रजाति किस में शामिल होगी, अगर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अति संकटग्रस्त है, तो आप जो है गेस कर सकते हैं कि 90% चांस रहेगा कि वो साइट्स की सूची में जो है पहली सूची में रहेगी। और जो है WPA जो हमारा एक्ट है 1972 का, उसमें भी जो है परसिस्टी 1 में शामिल होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में काफी सहायता होगी। तो हमने देख लिया कि जो हंगुल परियोजना है वो कहाँ, किसके संदर्भ में है? वो हमारे रेंडियर प्रजाति का जो हिरण है कश्मीर में, जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में प्राप्त होता है, उसके संदर्भ में है। और ये कश्मीर का राजकीय पशु है। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? आयुसीएन एवं WWF के द्वारा। और इसकी संख्या कितनी है और आयुसीएन कैटेगरी में इसका स्थान क्या है? तो ये हमने यहाँ पर इसके बारे में पूरा चीजें जानने का प्रयास किया। ये देख रहे होंगे, ये जो है हंगुल है, कश्मीरी स्टैग है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है हमारा मगरमच्छ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। ये देख रहे हैं, ये है भारतीय मगरमच्छ, ताजे जल का। इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है आपका वर्ष 1974 में के सर्वेक्षण में FAO और UNDP, FAO से तात्पर्य है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम में है, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से भारत में मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट जो है 1975 में शुरू किया गया। तो यहां पे 2-3 तथ्य आपको आ गए कि जो मगरमच्छ प्रोजेक्ट है, जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, वो FAO और UNDP के एक संरक्षण होता है 1974 में, ठीक है। तो उसके तहत जो है ये प्रोजेक्ट मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में शुरू किया गया, यानी कि सर्वेक्षण के 1 साल बाद जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक। यह परियोजना ओडिशा के भीतर कड़िका में जो है शुरू की गई है ना। जैसे जो ओलिव रिडले थे वो गहिरमाथा में थे, और ये जो प्रोजेक्ट है आपका भीतर कड़िका, ये भी ओडिशा में ही शुरू किया गया, ठीक है। और इसको हम जान लेते हैं कि ये आयुसीएन की किस कैटेगरी में है और क्या क्या इनसे महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन तथ्य हो सकते हैं, उसे हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी समय पहले ही शुरू हो चुके थे, है ना, और अभी जो है अपनी लगभग जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो चुका है लिस्ट कंसर्न में, यानी कि अभी इन पे जो है बहुत ज्यादा संकट नहीं है, लेकिन कुछ जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये है
है ना, कुछ प्रजातियां जो है इसकी। तो हम जो है उसी दृष्टि से इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा और जहां पर प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ जो मीठे पानी का मगरमच्छ है, वो जो है आयुसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में है, सुभेद्य कैटेगरी में है ना, सुभेद्य। कौन? जो मगरमच्छ है वो आपका आयुसीएन की कैटेगरी में जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है। और ये कहां पे प्राप्त होता है? गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ठीक। और घड़ियाल जो है, मगरमच्छ, घड़ियाल और खारे पानी का जो मगरमच्छ है, तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, तीनों देखने में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और तीनों जो प्रजातियां हैं आयुसीएन की कैटेगरी में अलग अलग लगभग लगभग हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ताजे पानी का जो है, मीठे पानी का मगरमच्छ पूछ रहा है, तो वो आयुसीएन की कैटेगरी में सुभेद्य है, वल्नरेबल है। और कहां पे प्राप्त होगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्राप्त होगा। वहीं अगर घड़ियाल की चर्चा की जाती है, जो अब देखिए यहां पे आया गेवियालिस गंजेटिक्स। अब गंजेटिक्स यहां भी आ गया ना, यानी कि जो घड़ियाल का संबंध है वो गंगा नदी से है, गंगा नदी तंत्र से है। ठीक, क्लियर हो गया। जैसे अभी हमने देखा था गंगा डॉल्फिन के बारे में, है ना, उसके वैज्ञानिक नाम में आके पीछे जुड़ा हुआ था ना गंजेटिक्स करके, तो यहां पे भी जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भी प्रजातियां गंजेटिक्स आखिरी में आएगा तो उसका संबंध सीधे सीधे गंगा नदी तंत्र से होगा। ठीक। और ये जो है घड़ियाल आपका आयुसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी कि अभी भी ये अति संकटग्रस्त है, ये अति संकटग्रस्त है। और ये कहां प्राप्त होता है गंगा नदी तंत्र में? चंबल नदी में प्राप्त होता है, गिरवा में प्राप्त होता है, रामगंगा में, गंडक में, गंगा में तो प्राप्त होना ही होना है ना। तो जो घड़ियाल की प्राप्त होती है वो विभिन्न नदियों में प्राप्त होती है। और चंबल नदी में भी यहाँ भी जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है उसका विस्तार किया जा चुका है, और वहां पर भी उनको जो है इस प्रकार के जो है उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए और भी इन्वायरमेंट उनको उपलब्ध कराया जा रहा है उनकी प्रजाति में वृद्धि के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इस पर जो है इनके विकास के लिए, इनकी संरक्षण के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है उनकी आबादी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, और ये जो है आईसीएन की कैटेगरी में जो है लीस्ट कंसर्न है, यानी कि जो है इन पे जो है बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, यानी कि ये वल्नरेबल से भी पीछे जो आता है आपका लीस्ट कंसर्न, वहां पे अवस्थित होते हैं, है ना। और ये जो खारे पानी वाले हैं आपके, ये भितरकणिका, सुंदरवन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, वहां पर ये जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो प्रोजेक्ट मगरमच्छ है उसके संदर्भ में तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हमने, एक ताजे जल का, दूसरा घड़ियाल और तीसरा जो है खारे पानी का मगरमच्छ। तीनों की फिर आयुसीएन लिस्ट हमने देख लिया, उनका क्या स्थान है उसे हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो है आपका प्रोजेक्ट राइनो। प्रोजेक्ट राइनो काफी महत्वपूर्ण है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1987 में असम सरकार और भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कब की गई? वर्ष 1987 में जो है असम सरकार और भारत सरकार द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी शिकार होते थे, यानी कि आप जानते हैं जो एक सींग वाले गंडा होते हैं वो जो है उनका शिकार होता है, वो जो है उनको जो है समस्या होती है, तो उसी को जो है जो पोचिंग होती है उसको जो है न्यूनतम करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट जो है लाया जाता है, और वो जो उसका भाग ही होता है। ठीक है, और शुरू में जो है जो काजीरंगा, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर जो है ज्यादा फोकस एरिया बनाया जाता है, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही
जो गैंडे हैं उनकी जो है आबादी सर्वाधिक होती है, तो जो सरकारी प्रयास है, संरक्षण का प्रयास है, वो वहीं से शुरू किया जाता है। कहाँ से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी गैंडों की जो घटती आबादी है, एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन, उनकी जो आबादी घट रही थी, उसको जो है हम जो है मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में थे उसको ऊपर लाके हम चाहे उनको वल्नरेबल कैटेगरी में या लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल कर लें, तो उसके प्रयास में जो है ये प्रोजेक्ट लाया जाता है। ठीक है। कब लाया जाता है? 1987 में। किसकी मदद से? भारत सरकार एवं असम सरकार की मदद से लाया जाता है। ठीक है। इंडियन राइनो विजन जो है 2020 में शुरू किया जाता है। किसकी मदद से? असम विभाग एवं WWF इंडिया के माध्यम से। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जो है वो और असम विभाग मिलके जो है एक विजन लॉन्च करते हैं एक सींग वाले गैंडे के विकास के लिए, संरक्षण के लिए। वो कौन सा विजन होता है? इंडियन राइनो विजन 2020। यानी कि 2020 तक जो है हम इनकी आबादी को बढ़ाने के क्रम में, इनको संरक्षण प्रदान करने के क्रम में और इनको पुनर्स्थापन करने के क्रम में विभिन्न प्रयास करेंगे। ठीक। गैंडे को न केवल काजीरंगा, यानी कि जो इनका स्थान, मूल स्थान था काजीरंगा, वहां केवल ना उनको स्थापित कर उनको असम के अन्य स्थानों पर जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा, ओरंग या अन्य और स्थानों पर जो है, अन्य नेशनल पार्क में, अन्य वन्यजीव अभयारण्य में उनको विस्तार प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखेंगे आप तो असम में जो है बृहद स्तर पर बाढ़ की आपदा आई हुई है। वहां पर जो है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज्यादा बाढ़ग्रस्त हो चुका है और ये हर साल वहां पे बाढ़ आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है भारी जानवर होते हैं तो इनको तैरने में, इनके भोजन के क्रम में बहुत समस्या होती है, ये बह जाते हैं बाढ़ में, है ना, और कुछ तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चाहे आपदा इस तरह की आ जाए या कोई सपोज कीजिए कोई बीमारी ही आ गई, है ना, जो कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी उनमें उत्पन्न हो गई, संक्रामक बीमारी उत्पन्न हो गई जिससे एक गैंडे को लगी फिर दूसरे को लगी, तो वहां पे इनकी जनसंख्या पूरी चपेट में ना आ जाए, पूरी जनसंख्या के ऊपर इनके संकट ना आ जाए, पूरी आबादी के ऊपर इनके संकट ना आ जाए। इसी क्रम में क्या किया गया कि इनको जो है काजीरंगा से मानस, पोबितोरा, ओरंग तक जो है, ओरंग नेशनल पार्क तक जो है इनको विस्तार प्रदान किया गया। ठीक। ताकि जो है एक साथ जो है ये पूरे जो है दुष्प्रभावित ना हो सके, चाहे किसी आपदा के क्रम में, चाहे किसी संकट के क्रम में या किसी बीमारी के क्रम में। ठीक। भारत में विश्व के एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनकी 80% आबादी प्राप्त होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी जीव जंतु की आबादी भारत में 80% तक प्राप्त हो रही है तो वो आबादी जो है कितनी महत्वपूर्ण है, वो जीव जंतु कितना महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से, भारत की जैव विविधता के दृष्टिकोण से, तो उसको संरक्षण प्रदान तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि भारत में लगभग लगभग 3323 के आसपास वर्तमान में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार इनकी आबादी कितनी है? 3323 है। यहां पर जो भी आपको आंकड़े मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, संभवतः वो अपडेटेड ही हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है उसको पूरा नोट डाउन करके आप जो है रिवीजन करके सीधे एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है। और आयुसीएन की कैटेगरी में जो है आपका जो एक सिंग वाला गैंडा है वो वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच चुका है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में था या उससे भी नीचे जा सकता था, लेकिन अभी की स्थिति में क्या है कि ये जो है आपका वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो चुका है। और एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे कि इनकी आबादी भारत के स्तर पर केवल 3333 ही है, लेकिन ये वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी शरीर के हिसाब से काफी बड़े होते हैं और हो सकता है ये जो है इनकी जीवन प्रत्याशा काफी ज्यादा होती होगी, है ना। तो उसी क्रम में क्या होता होगा कि और इनको इनके भोजन के लिए भी काफी बड़े संसाधन की जरूरत होगी, है ना, बड़े भूमि क्षेत्र की जरूरत होती होगी। तो उस क्रम में जो है एक मापन होता है आयुसीएन का, उसी मापन के अनुसार जो है इनको
वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक, तो इतने तथ्य जो है हमने प्रोजेक्ट राइनो के बारे में यहां पर जानने का प्रयास किए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख रहे होंगे, ये है आपका राइनो। ये कोई वन भूमि में है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क, जो भी है आप समझना चाहें जो भी समझ सकते हैं। तो ये जो है आपका एक सींग वाला गंडा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली प्रजाति है हमारा लाल पांडा। लाल पांडा प्रोजेक्ट क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वर्ष 1996 में वर्ष 1996 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा यह परियोजना शुरू की जाती है। कब शुरू की जाती है? वर्ष 1996 में। लाल पांडा जो है यह आपके पूर्वी हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र यानी कि जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो क्षेत्र है जो एक पश्चिमी हिमालय है आपका, एक पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय के जो भी राज्य हैं, भारतीय जो राज्य हैं, जैसे सिक्किम हुआ, दार्जिलिंग का क्षेत्र हुआ पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मेघालय हुआ, वहां पर आपका लाल पांडा प्राप्त होता है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि लाल पांडा जो है सिक्किम का राज्य पशु है। तो प्रश्न अगर आता है रेड पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है, तो वो कहाँ का है? सिक्किम का है। जैसे हंगुल जो है कश्मीर का राजकीय पशु था, ठीक उसी प्रकार जो है लाल पांडा जो है वो हमारा सिक्किम का राज्य पशु है। ठीक है, और आयुसीएन की कैटेगरी में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे वेरी करता है। तो ये आपका आयुसीएन की कैटेगरी में संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी कि ये जो है इसकी आबादी बहुत ही कम है, ये संकटग्रस्त है आयुसीएन की कैटेगरी में। तो इसको संरक्षण प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो है प्रोजेक्ट लाल पांडा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? वर्ष 1996 में WWF के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ये जो भी प्रोजेक्ट हैं ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर ये इनसे यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, हम यहाँ पर काफी कम इनपुट लगा के ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये लाल पांडा है, सिक्किम का राजकीय पशु, आयुसीएन की कैटेगरी में इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये ज्यादातर वृक्षों पर ही निवास करते हैं, काफी सीधे साधे होते हैं और काफी नटखट भी होते हैं। पांडा के रूप में जो है आप देखेंगे डिज्नी हॉटस्टार पे कई मूवियां भी उपलब्ध हैं एनिमेशन वाली, काफी ह्यूमरस हैं, तो देखिएगा तो अच्छा लगेगा। अगला है आपका हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ स्नो लिपोर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लिपोर्ड प्रोजेक्ट क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस परियोजना की पहल वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा की जाती है। किसकी? स्नो लिपोर्ड जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में की जाती है। ठीक है, हिम तेंदुआ जो होता है ये उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का घटक है, कंपोनेंट है, प्रजाति है। उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र से तात्पर्य है कि ये जो है कोई आम प्रजाति जिस क्षेत्र तक नहीं प्राप्त होती है, जहां तक नहीं पहुंच पाती है, ये वहां तक प्राप्त होता है। यानी कि औसतन ये जो है लगभग अल्पाइन क्षेत्रों से ऊपर भी पहुंच जाता है ना। जो 4500 मीटर का जो ऊंचाई होती है वहां तक ही पहुंच जाता है ये, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का जो है ये होता है, और इसको इंडिकेटर प्रजाति स्पीसीज भी कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी कि अगर ये प्रजाति वहां तक प्राप्त हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जो है इंडिकेटर प्रजाति, ये वहां की सूचक प्रजाति है। जैसे कीस्टोन प्रजाति होती है ना, किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार जो है इंडिकेटर स्पीसीज भी जो है काफी महत्वपूर्ण होती है ना। यह परियोजना भारत के 5 राज्यों में लागू है।
कहाँ कहाँ पर? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। अब आप देख रहे होंगे एक चीज, हिमाचल का क्षेत्र हुआ या लद्दाख या उत्तराखंड, यहाँ पर जो है हर जगह जो है हिमालय की ऊंचाई लगभग लगभग अधिकतम प्राप्त होती है, लगभग 6000 किलोमीटर से के आसपास प्राप्त होती है ना। चाहे वो हिमाचल का क्षेत्र हुआ, चाहे उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हुआ। और इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। किसे? हिम तेंदुआ को। यानी कि ये इंडिकेटर स्पीसीज वहां तक प्राप्त होती है जहां पर लगभग लगभग मानव अधिवास नहीं प्राप्त होता, वहां पर दूसरी प्रजातियां लगभग लगभग नहीं प्राप्त होती हैं, फिर भी हिम तेंदुआ वहां तक प्राप्त होता है। इसीलिए जो है इनको जो है घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है कि ये माउंटेन पर विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, अपना प्रवास करते रहते हैं ऊंचाई तक जाके। और स्नो लिपोर्ड जो है पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो है इनकी संख्या भारत में 718 के आसपास है वर्तमान में, है ना। और आयुसियन की कैटेगरी में ये जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी कि बहुत ज्यादा इनके ऊपर संकट नहीं है, लेकिन संकट आ सकता है, भविष्य में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है स्नो लिपोर्ड आपका वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्नो लिपोर्ड की शुरुआत कब होती है, प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है, वर्ष 2009 में होती है, भारत सरकार के द्वारा होती है। और ये उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट है, ये हिमालय की इंडिकेटर स्पीसीज भी है ना। और इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। वर्तमान में 718 के आसपास इनकी भारत में संख्या प्राप्त होती है, और ये आयुसियन की कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक, तो इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने इसके बारे में जानने का प्रयास किया। ये देख रहे होंगे, ये है स्नो लिपर्ड की छवि चित्र। देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पे ये जो है घूम रहा है, विचरण कर रहा है इंडिकेटर स्पीसीज के माध्यम से। और कोई यहाँ पे प्रजाति प्राप्त हो रही है, कोई घास भूमि भी नहीं दिख रही है ना, फिर भी ये यहाँ पर घूम रहा है, विचरण कर रहा है स्नो लिपर्ड। ठीक है, कितना आकर्षक लग रहा है। अब एक और प्रोजेक्ट है हमारा, अभी इसके बाद एक और होगा, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मस्क डियर क्या है? भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आयुसियन के सहयोग से कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की जाती है। कब? वर्ष 1970 में आयुसियन के सहयोग से। कस्तूरी वास्तव में बार बार आप सुनते हैं ना, कस्तूरी मृग की नाभि में प्राप्त होती है। कस्तूरी क्या होती है? बहुत सुगंधित पदार्थ होता है ना, तो बहुत ज्यादा इसकी चर्चा की गई है, चाहे हमारे साहित्य हो, चाहे कोई भी, है ना, कथा हो, दंतक कथा हो, कुछ भी हो, तो वहां पर जो इसकी बार बार चर्चा की जाती है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या तथ्य उभर के आते हैं यहां से। कस्तूरी मृग जो है औषधीय और प्रसाधन के महत्व के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होती है। और जो कस्तूरी मृग होते हैं, कस्तूरी मृग में कस्तूरी प्राप्त होती है, सुगंधित पदार्थ होता है, तो जो उनके औषधीय गुण होते हैं कस्तूरी के, और जो उससे जो है सौंदर्य प्रसाधन के क्रम में जो चीजें बनाई जा सकती हैं, जो पदार्थ बनाए जा सकते हैं, उसी को देखते हुए जो है इस प्रजाति का जो है शिकार बड़े स्तर पे किया जाता है ना। इनकी जो है इलीगल हंटिंग जो है बहुत ज्यादा की जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट जो है लाया जाता है। ठीक, यह मुख्य रूप से, यह प्रजाति जो है कस्तूरी मृग प्रजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। कौन? कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी जो होती है, जो कस्तूरी मस्क पॉड होता है, वास्तव में जो पदार्थ होता है उसको जान लेते हैं। कस्तूरी केवल वयस्क नर मृग में प्राप्त होती है, मादा में नहीं प्राप्त होती। कस्तूरी केवल वयस्क नर मृग में प्राप्त होती है। और पेट के निचले हिस्से में जो नाभि का क्षेत्र है, एक ग्रंथि पाई जाती है नाभि के क्षेत्र के आसपास, वहीं से जो है
कस्तूरी का स्राव होता है। वहां पर जो ग्रंथि होती है कस्तूरी के नाभि के आसपास, वहीं से कस्तूरी का स्राव होता है, और ये वयस्क नर मृग के पेट के आसपास ये ग्रंथि पाई जाती है ना, और नर मृग में प्राप्त होती है, न कि मादा में। ठीक है, ये तथ्य बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको भूलिएगा मत, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आयुसीन की कैटेगरी में इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे ये अवस्थित है। आयुसीन की लिस्ट में ये संकटग्रस्त है, यानी कि इंडेंजर्ड है, इस पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत है। और साइट्स की परिशिष्टि में जो है ये, हमने कहा था आपसे कि अगर आयुसीन की कैटेगरी में कोई इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो स्वाभाविक सी तौर पे जो है वो साइट्स की कैटेगरी में परसिस्टी 1 में होगा। और डब्ल्यूपीए जो एक्ट है हमारा 1972 का, उसमें भी अनुसूची 1 में शामिल होगा। ठीक, तो ये हमने जाना कि कस्तूरी जो है मृग जो होता है उसके बारे में यहाँ पर हमने तथ्य जानने का प्रयास किया। अब ये देख रहे होंगे ये कस्तूरी मृग है, ये वहां पे उसकी नाभ भी है, और वहां पर जो है ये ग्रंथि प्राप्त होती है, और इसका जो है शिकार जो है औषधि गुणों के कारण और सौंदर्य प्रसाधन की वजह से जो है इसका शिकार बड़े स्तर पर किया जाता था, और ये आयुसीन की जो है इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। ठीक है, अगला है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये काफी महत्वपूर्ण प्रजाति है संरक्षण की दृष्टि से, हमारी जैव विविधता की दृष्टि से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB, इसे जो है राजस्थान में गोदावड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनाम इसका एक दिया जाता है, गोदावड़। ठीक है, भारत के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। सबसे पहले इसका इमेज देख लीजिए, ये दिखता कैसा है। ये देख रहे हैं, ये है आपका गोदावड़ या सोनचिड़िया, है ना, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। ठीक है, अब आते हैं तथ्यों पे। अब आपको एक इमेज बन जाएगी कि वास्तव में हम किसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। आपने देखा ही कितना भारी है। यह घास के मैदानों का प्रमुख पक्षी है। ये मुख्य तथ्य आता है, घास के मैदानों का प्रमुख पक्षी, यानी कि ये भारत के उन्हीं राज्यों में प्राप्त होगा जहां पर घास के मैदान, चाहे वो शुष्क घास के मैदान ही क्यों ना हो, सवाना घास के मैदान ही क्यों ना हो, वहां पर ज्यादा प्राप्त होता है। वहां पर ही इनके आवास प्राप्त होते हैं, हैबिटेट प्राप्त होते हैं, निकेत प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में अवस्थित है, वहां पर जो है इनके आवास प्राप्त होते हैं सर्वाधिक तौर पे। ठीक, इसके साथ साथ यह गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी कुछ इलाकों में पाया जाता है। लेकिन जो राजस्थान से सटा हुआ पाकिस्तान का जो भाग है, जो थार मरुस्थल से सटा हुआ पाकिस्तान का भाग है, ये वहां पर भी प्राप्त होता है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई नियम कानून नहीं है, तो वहां पर इनकी बड़े स्तर पे शिकार की जाता है, इनका बड़े स्तर पे इनकी हंटिंग की जाती है ना। तो वहां पर संरक्षण तो नहीं दे सकते, लेकिन भारत की भूमि में, जैसलमेर में या भारत की संपूर्ण भूमि में जो है हम इनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जो इनके लिए प्रमुख खतरे हैं वो क्या हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। प्रमुख खतरों के तौर पे जो हाई टेंशन बिजली के तार होते हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख खतरे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये काफी बड़ा पक्षी है और संभवतः ये भारी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा है ना। जब ये उड़ते हैं, जब ऊंचाई पे उड़ते हैं, बड़े बड़े इनके पंख होते हैं, तो जो आप देखते हैं जो पावर ग्रिड का जो सप्लाई होती है, जो पावर ग्रिड का जो प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं बड़े स्तर पे, वो जो है हाई टेंशन तार होते हैं, है ना। एक शहर से दूसरे शहर में स्थापित किया जाता है विद्युत इकाइयों को, जो है इकाइयों से जो है विद्युत को। तो उसी क्रम में क्या होता है कि वो उन तारों से टकरा जाते हैं, उलझ जाते हैं, और उसी में उनका जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, और कारण है कि जो इनका आवास है उसका हनन हो रहा है। धीरे धीरे जो घास भूमियां हैं वो जो है कृषि भूमि में तब्दील हो जा रही हैं, रूपांतरित हो जा रही हैं, उससे भी उनका हनन हो रहा है। और इनकी जो धीमी प्रजनन दर होती है, यानी कि ये एक वर्ष में एक अंडा देने का, 1 से 2 अंडे जो है
ये 1 वर्ष में देते हैं। सिर्फ 1 वर्ष में एक ही बार जो है इनका ऋतुत्व काल होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी धीमी जो प्रजनन दर है इनकी, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है इनकी जो है जनसंख्या कम होने में, इनकी आबादी कम होने में, इनकी पॉपुलेशन कम होने के क्रम में। और शिकार तो मैंने बताया है कि शिकार इनका जो है किया जाता है। और जो आवारा कुत्ते होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके अंडों को, इनके चूजों को जो है हानि पहुंचाते हैं। अभी आपने 3-4 महीने के पहले की न्यूज है कि हमारे किसी राज्य में जो है एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने एक अंडे को मतलब वो किया था, हैचिंग कर रहा था उसका। उसके बाद उससे एक चूजा निकलता है और उस चूजे के आसपास जो सराउंडिंग में जो है फेंसिंग की गई होती है, और उस फेंसिंग के चारों तरफ जो है कम से कम 3 से 4 जो है हमारे सिक्योरिटी गार्ड निरंतर 24 घंटे पहरा देते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि वो दृश्य देख के यही मालूम पड़ता है कि ये प्रजाति जो है कितनी महत्वपूर्ण है हमारी जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से। ठीक है, संरक्षण के जो प्रयास हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया। संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है आपका जैसलमेर में स्थापित किया गया। जैसलमेर में ही आप जानते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क है, जहां पर इनकी आबादी ज्यादा प्राप्त होती है। और यहीं पर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, इनके अंडों की हैचिंग के माध्यम से इनके चूजों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि इनकी आबादी में जो है वृद्धि हो सके, समृद्धि हो सके। और ये जो है कहीं ना कहीं अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं तो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो सके। ठीक है, वर्तमान में पूरे विश्व में इनकी संख्या जो है घटकर केवल 150 रह गई है, या इससे भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कोई एक ऐसी वैश्विक प्रजाति जो केवल पूरी पृथ्वी पर अगर 150 की संख्या में है, तो वो कितनी ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है उसका संरक्षण। नहीं तो वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड तो छोड़िए, वो एक्सटिंक्ट की दशा में, विलुप्ति की दशा में पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये आयुष्मान की कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है WPA लिस्ट में भी शामिल होगा, है ना, सबसे ज्यादा संकटापन्न लिस्ट में, और साइट्स में भी परसिस्टी 1 में शामिल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, यहां पर हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये संपूर्ण जो है चर्चा हमारी विभिन्न जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से जो जैव विविधता के संरक्षण के क्रम में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। ठीक है, धन्यवाद।